नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, ये है ओआईसीएल एओ इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल वीडियो जिसका टॉपिक है करंट न्यूज़, यानी कि वो न्यूज़ जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं श्योरली। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चन लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, ओआईसीएल एओ की इंटरव्यू डेट्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं। अगर आपने अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, स्पेशल वीडियोस 2 और 3 बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा। वो भी दोनों वीडियो करंट न्यूज़ पर बेस्ड होंगी, जो आपसे श्योरली ही इंटरव्यू में पूछी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अब तक मेंबरशिप जॉइन नहीं की है, तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जॉइन कर चुके हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप इसको ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। दोस्तों, ये इंटरव्यू सीरीज़ मार्केट प्राइस से काफ़ी लोएस्ट प्राइस पर है। मार्केट में आपको 1500, 1800 तक के इंटरव्यू कोर्स मिलते हैं, बट ये इंटरव्यू सीरीज़ आपको सिर्फ 299 रुपीज़ में मिलेगी। और इसकी वैलिडिटी रहेगी 11th ऑफ जून तक, यानी जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। इसलिए आप मेंबरशिप को ज़रूर जॉइन कीजिएगा, ताकि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, मैं लास्ट में कुछ और वीडियोज़ भी रिकमेंड करूँगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ इंश्योरेंस डेंसिटी इंक्रीज़ फ्रॉम $95 टू $97 इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। व्हाट इज़ इंश्योरेंस डेंसिटी एंड डू यू थिंक दिस लेवल इज़ एडिक्वेट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया? चलिए देखते हैं, पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंश्योरेंस डेंसिटी का सिंपल मीनिंग होता है एक कंट्री में एवरेज पर पर्सन इंश्योरेंस पर कितना पैसा स्पेंड कर रहा है। मतलब एक इंडिविजुअल एक साल में कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया की इंश्योरेंस डेंसिटी $95 से बढ़कर $97 हुई है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी $70 से $72 तक इंक्रीज हुई है, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी ऑलमोस्ट फ्लैट रही है $25। लेकिन सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया जैसी लार्ज कंट्री के लिए $97 का लेवल अभी भी एडिक्वेट नहीं माना जा सकता। रीज़न ये है कि ग्लोबल एवरेज इंश्योरेंस डेंसिटी अराउंड $943 है, जो इंडिया से लगभग 10 टाइम ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज इंडियन अभी भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन पर दुनिया के कंपैरिजन में बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं। ये गैप क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया में अभी भी बहुत बड़े लेवल पर लोग अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड हैं, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए आईआरडीआई ने इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 का विजन लॉन्च किया है। साथ ही बीमा ट्रिनिटी जैसे इनिशिएटिव भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि इंश्योरेंस को ज़्यादा एसेसेबल और अफोर्डेबल बनाया जा सके। सर, अगर मुझे ओआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं इस गैप को प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा। मेरा फोकस रहेगा अवेयरनेस इंक्रीज करना, सिंपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रमोट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस प्रोटेक्शन पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज एंड व्हाट स्टेप इज आईआरडीआई टेकिंग टू इम्प्रूव इट? चलिए देखते हैं, पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंडिया का टोटल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अराउंड 3.7% ऑफ जीडीपी है, जो ग्लोबल एवरेज 7.3% से काफ़ी कम है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अराउंड 2.7% है, जबकि नॉन लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 1% है। और ग्लोबली अगर देखा जाए, तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस अलोन ही अराउंड 4.3% है। सर, अगर इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें, तो इंडिया में पर पर्सन इंश्योरेंस स्पेंडिंग अराउंड $97 है, जबकि ग्लोबल एवरेज नियरली $950 है। सर, ये नंबर क्लियरली शो करते हैं कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप अभी भी अवेलेबल है। इस गैप को रिड्यूस करने के लिए आईआरडीआई ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है बीमा ट्रिनिटी, जिसमें बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक इंक्लूड हैं। इनका ऑब्जेक्टिव डिजिटल एसेस को इम्प्रूव करना और रूरल एरियाज तक इंश्योरेंस की रीच बढ़ाना है। सेकंड है सर, मई 2026 में इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट अलाउ किया गया, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, कंपटीशन बढ़े और सेक्टर में इनोवेशन इंप्रूव है। थर्ड सर, सबका बीमा सबकी सुरक्षा एक्ट 2025 पास किया गया, जिसका फोकस पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन को और स्ट्रांग बनाना है और कस्टमर ट्रस्ट इंक्रीज करना है। ओवरऑल विजन बहुत क्लियर है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047। और मुझे लगता है ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसे पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस इस विजन को अचीव करने में एक लीडिंग रोल प्ले करेगा बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल, ट्रस्टेड और एसेसेबल इंश्योरेंस solution across the country. Next question है, the government recently made major changes in GST on insurance premium.
What exactly changed and how has it impacted the demand for life and health insurance in India? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ये इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क रिफॉर्म माना जा रहा है। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो 3 सितंबर 2025 को हुई थी और जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने चेयर किया था, उसमें एक यूनानिमस डिसीजन लिया गया था कि इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर जीएसटी को 18% से रिड्यूस करके 0% कर दिया जाए। ये चेंजेस 22 सितंबर 2025 से इफेक्टिव हुआ। इसका सिंपल मतलब ये है, अगर कोई इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी या सीनियर सिटीजन हेल्थ पॉलिसी परचेज या रिन्यू करता है, तो अब उसे कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। कस्टमर सिर्फ बेस प्रीमियम पे करेगा। सर, इस रिफॉर्म का इम्पैक्ट काफ़ी इमीडिएट और पॉजिटिव देखने को मिला। स्पेशली हाई वैल्यू हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिनका सम इंश्योर्ड 20 लाख से 1 करोड़ के बीच होता है, उनकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज हुई। सिर्फ 8 मंथ के अंदर ही इन पॉलिसी का शेयर मोर देन डबल हो गया। सर, मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म डायरेक्टली आईआरडीए के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाई 2047 विजन को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंश्योरेंस अब और ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है, स्पेशली सीनियर सिटीजन और रूरल फैमिलीज़ के लिए। सर, अगर मुझे ओआईसीएल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मैं इस रिफॉर्म को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में देखूंगा। इसके थ्रू हम मिलियंस ऑफ अनइंश्योर्ड इंडियंस तक पहुंच सकते हैं और अपना रिटेल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एफडीआई, एफआईआई एंड एफपीआई स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई 3 डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू फॉरेन मनी इंडिया में आता है। सबसे पहले एफडीआई की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है, या तो बिजनेस सेटअप करके या किसी इंडियन कंपनी में ओनरशिप लेकर। ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल भी होता है। इंश्योरेंस सेक्टर के कंटेस्ट में अगर कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी किसी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है या स्टेक लेती है, तो उसे एफडीआई कहा जाता है। सर, अब बात करें एफपीआई की, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड या सिक्योरिटी परचेज करते हैं, लेकिन इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं होता। ये मोस्टली शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं। और सर, एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एक्चुअली एफपीआई का ही एक टाइप है। इसमें लार्ज इंस्टीट्यूशन जैसे फॉरेन म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और हेज फंड इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा सर, अब अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के लिए 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक गुड्स नोटिफाई किया है, जो 1 मई 2026 से इफेक्टिव है। ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक मेजर रिफॉर्म माना जा रहा है, क्योंकि इससे ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन एलआईसी के केस में एफडीआई लिमिट अभी भी 20% रखी गई है, ताकि उसका सोवरजेन करेक्टर और पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहे। सर, मेरे अकॉर्डिंग इस रिफॉर्म का बिगेस्ट एडवांटेज ये होगा, इंडिया का ग्लोबल कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे। इससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंप्रूव होगा, कस्टमर सर्विस बेटर होगी और लॉन्ग टर्म में आईआरडीआई के इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 विजन को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया अफेक्टेड बाय द ऑनगोइंग क्राइसिस इन वेस्ट एशिया? व्हाट इज योर व्यू? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरा मानना है कि ऑनगोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस, स्पेशली यूएस, इसराइल और ईरान रिलेटेड टेंशन का इम्पैक्ट इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर पर क्लियरली देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली 3 मेजर एरियाज में। सबसे पहला है मरीन इंश्योरेंस, जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेगमेंट माना जा रहा है। सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी रीजन से गुजरने वाले शिप के वॉर रिस्क प्रीमियम बहुत शार्पली इंक्रीज हुए हैं। कुछ केस में प्रीमियम ऑलमोस्ट 1000 तक बढ़ गए हैं। ग्लोबल इंश्योर्स जैसे गार्ड, स्कल्प और नॉर्थ स्टैंडर्ड ने गल्फ रीजन के हाई रिस्क एरिया के लिए वॉर रिस्क कवर विड्रॉ कर लिया है। इंडिया में भी जीआईसी री ने कुछ हाई रिस्क जोन के लिए मरीन हल वॉर रिस्क कवर विड्रॉ किया है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रैल 2026 में भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल अप्रूव किया, जो अराउंड 13,905 करोड़ का फ्रेमवर्क है, और इसको सोवरजिन गारंटी सपोर्ट भी दिया गया है। सेकेंड इम्पैक्ट एरिया है ट्रैवल इंश्योरेंस। इंश्योर्स ने ईरान, यमन और सीरिया जैसे हाई रिस्क कंट्री के लिए न्यू पॉलिसी इशुएंस टेम्परेरली पॉज किया है। साथ ही फ्लाइट कैंसिलेशन और ट्रिप इंटरप्शन क्लेम भी इंक्रीज हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया है एनआरआई टर्म इंश्योरेंस। वेस्ट एशिया टेंशन के बाद में एनआरआई टर्म इंश्योरेंस डिमांड काफ़ी बड़ा है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अराउंड 35% ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि ओवरसीज इंडियंस अब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। तो सर, शॉर्ट टर्म में ये क्राइसिस डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर के लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसने इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंश्योरेंस कैपेसिटी और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए मोटिवेट भी किया है। और सर, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रुपी हैज रिसेंटली टच अ रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द यूएस डॉलर। हाउ डज रुपी डेप्रिसिएशन अफेक्ट री इंश्योरेंस कॉस्ट फॉर इंडियन जनरल इंश्योरेंस लाइक OICL? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, रिसेंटली इंडियन रुपी मई 13 2026 को यूएस डॉलर के अगेंस्ट 95.73 तक पहुंच गया था, जो इसका रिकॉर्ड लो लेवल था। सर, अब री इंश्योरेंस देखें, बेसिकली ये एक प्रोसेस है जहां इंश्योरेंस कंपनी जैसे OICL अपने रिस्क का एक पार्ट लार्जर इंश्योरेंस कंपनी या ग्लोबल री इंश्योरर को ट्रांसफर करती हैं, ताकि लार्ज क्लेम का बर्डन कम हो सके। सर, प्रॉब्लम ये होती है कि मोस्ट इंटरनेशनल री इंश्योरेंस ट्रीटीज और प्रीमियम यूएस डॉलर में प्राइस्ड होते हैं, इसलिए जब रुपी वीक होता है तब OICL को सेम री इंश्योरेंस कवर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपीस पे करने पड़ते हैं। सर, सिंपल वर्ड में बोले, डॉलर एक्सपेंसिव होता है और कंपनी का री इंश्योरेंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अंडरराइटिंग कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में आ जाती है। करंटली इंडिया का टोटल री इंश्योरेंस मार्केट अराउंड 1.12 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, जो दिखाता है कि ये सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड सर, इसी रीजन से IRDAI ने फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए GIC री 4% सेशन रेट कंटिन्यू रखा है, ताकि डोमेस्टिक री इंश्योरेंस कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग और फॉरेन री इंश्योर्स पर डिपेंडेंसी कम हो सके। अगर मुझे ऑफिसर के रूप में काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मेरा फोकस होगा कि OICL डोमेस्टिक री इंश्योरेंस अरेंजमेंट को और स्ट्रेंथन करे, स्पेशली GIC री और गिफ्ट सिटी री इंश्योरेंस हब्स के थ्रू। साथ ही ट्रीटी रिन्यूअल्स के टाइम री इंश्योरेंस प्राइसिंग को केयरफुली रिव्यू करना भी इंपॉर्टेंट होगा, ताकि करेंसी फ्लक्चुएशन का इम्पैक्ट मिनिमाइज किया जा सके। ओवरऑल सर, रुपी डेप्रिसिएशन डायरेक्टली री इंश्योरेंस कॉस्ट को इंक्रीज करता है और इंश्योर्स की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक री इंश्योरेंस इकोसिस्टम और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरी कुछ रिकमेंडेशन है आपके लिए, आप उसको ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले ये आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। जितनी भी OICL AO इंटरव्यू रिलेटेड वीडियो आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये आप इंश्योरेंस टर्म की शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इंश्योरेंस टर्म पैनल के सामने बोलना चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल टर्म्स की भी शॉर्ट वीडियोस बनी हुई हैं। इसमें भी मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आप एक बैंकिंग टर्म्स को पैनल के सामने अच्छे से बोल सकते हैं, ताकि आपके आंसर का पैनल के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़े, जिससे आपको इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिल सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और बैंकिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक इंटरव्यू के लिए, और दोस्तों इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज को वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।